नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा, आरओ प्री एवं यूपी पीसीएस प्री परीक्षा तथा आईएएस मेंस के दृष्टिगत डे टू डे करंट इवेंट का वीडियो मैं आपके सामने अपने करियर एंड मोटिवेशन में प्रस्तुत करता हूं। उसी की कड़ी में 19 और 20 मई 2025 के समाचार पत्रों में से महत्वपूर्ण जानकारी समाचार ये मैंने इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एवं अन्य समाचार पत्रों से निकाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके विभिन्न परीक्षाओं में पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन आता है और निश्चित ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आप इसको गंभीरता से अगर डे टू डे आप इसको पढ़ते रहेंगे तो निश्चय ही आपको किसी भी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिलेगा। तो देखिए, डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन परमाणु वैज्ञानिक थे। ये इनका 95 वर्ष की आयु में 20 मई 2025 को निधन हो गया है। इनका निधन तमिलनाडु के ऊटी में हुआ है। इनका परमाणु ऊर्जा से पूरा संबंध रहा है, यानी कि देश में जो परमाणु ऊर्जा में जो भी विकास हुआ है वो डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन का उस समय में उनकी भूमिका रही है। प्रथम अनुसंधान रिएक्टर जो फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर था एटॉमिक एनर्जी का अप्सरा, उसके निर्माण में उनकी भूमिका रही है। जो 18 एटॉमिक रिएक्टर बनाए गए हैं उन पे इनका योगदान रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी आपका एजेंसी जो है IAEA, उसके ये सीनियर एडवाइजर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग भारत का महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 का प्राथमिकता का आयोग है, उसके ये अध्यक्ष रहे हैं। जो परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष होता है वो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव भी होता है। 2 दायित्व उसको मिलते हैं कि अध्यक्ष ही उसका पदेन परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव भी होगा। और इसका मतलब स्पष्ट है कि परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव हमेशा वैज्ञानिक ही होता है। तो आपके डॉक्टर एम.आर. श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रहे हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के संस्थापक भी श्रीनिवासन रहे हैं और उसके प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आप इनके बारे में याद रखिएगा। आईएएस वगैरह के प्री परीक्षा में केवल एक पॉइंट नहीं पूछता, कई पॉइंट पूछते हैं, इसलिए आपको गंभीरता से इनके बारे में ये सारे लाइनों को याद रखिएगा। इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। केवल ये नहीं पूछेगा कि ये किससे संबंधित है। पूछ सकता है कि निम्नलिखित में आप ये कह देगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के वरिष्ठ सलाहकार थे। अगला पूछ लेगा कि NPCIL के संस्थापक थे। इसके अलावा कुछ ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन जो इनमें से नहीं रहे हैं। अगर आपने सब अच्छे से पढ़ रखा है तो आप सही उत्तर दे देंगे। अगला है डॉक्टर जयंत बिष्ट नार्लिकर। जयंत बिष्ट नार्लिकर खगोल भौतिकविद, एस्ट्रोफिजिकिस्ट और ब्रह्मांड शास्त्री, कॉस्मोलॉजिस्ट रहे हैं। एस्ट्रोफिजिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट रहे हैं ये। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बनारस में हुई है। उच्च शिक्षा इन्होंने कैम्ब्रिज से लिया है, बम्बई में सेवाएं दिया है। लास्ट में IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना 1988 में किया और 2003 तक वहाँ निदेशक रहे। अंत में 87 वर्ष की आयु में पुणे में इनकी मृत्यु हुई है। इसीलिए इन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है, कभी पेपर में आ सकती है, इसलिए याद रखिएगा। अ टेल ऑफ 4 सिटीज, 4 नगरों की, 4 शहरों की कहानी। तो ए टेल ऑफ 4 सिटीज ये मूलतः मराठी किताब है। 4 नगरा तले माझे विश्व, ठीक है, 4 नगरा तले माझे। तो आपका इस प्रकार की किताब है। तो इसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, PTI ने, NBT ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको अंग्रेजी में छापा था, प्रकाशित किया था। इनको पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण, कलिंगा पुरस्कार तथा शांतनु भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी का वैकल्पिक मॉडल दिया था। आपके एस्ट्रोफिजिस्ट हायल नर्लिकल गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। ये कैम्ब्रिज में
जो विख्यात खगोल शास्त्री सर फ्रेड हॉयल थे, उनके साथ इन्होंने काम किया और इनके साथ काम करके इन्होंने हॉयल नलिकर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये दोनों पर्सनालिटीज को याद रखिएगा, परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से आएगा। अगला महत्वपूर्ण सूचना ये है कि न्यायिक सेवाओं के लिए जो आपका सिविल जज की तैयारी LLB करने के बाद सिविल जज की जो वैकेंसी निकलती है, उसके लिए स्नातक योग्यता अर्हता मांगी जाती थी। मतलब कि स्नातक का मतलब है विधि स्नातक, LLB की डिग्री मांगी जाती थी सिविल जज बनने के लिए। उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो जुडिशियल सर्विस होती है, जिसको हम PCSJ कहते हैं, उसके लिए LLB का होना अनिवार्य था। सन 2002 तक LLB के साथ साथ 3 साल का अनुभव मांगा जाता था, लेकिन 2002 के बाद शेट्टी कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि अनुभव लिया जाना ठीक नहीं है, इससे ब्राइट जो आपकी युवा पीढ़ी है, जो नवयुवक है, ब्राइट नवयुवक हैं, टैलेंटेड नवयुवक हैं, उस सेवा में आने में गुरेज करेंगे या नहीं आएंगे। लेकिन फिर एक ये मामला गया सीनियर जज एसोसिएशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक वाद हुआ, जिसमें सभी राज्यों के हलफनामा लगाए गए। ये माना गया कि पिछले 20 वर्षों में जो सीधे LLB करके जज बन रहे हैं, उनमें किताबी ज्ञान तो होता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान, कोर्ट के ज्ञान की कमी है। इसलिए ये कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 3 साल का अनुभव होना जरूरी है। तो अब LLB की डिग्री और 3 साल का वकालत का अनुभव के बाद ही कोई व्यक्ति सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर चयनित हो सकता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है, 20 मई 2025 का निर्णय, इसलिए याद रखिएगा। CJI न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति AG मसीह एवं न्यायमूर्ति A विनोद चंद्रन ने निर्णय सुनाया है। अगला समाचार है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन्होंने इसे जुआ माना है, हराम निषिद्ध माना है, बल्कि आलोचक ये कहते हैं कि ये टैलेंट का गेम है शतरंज। वो नहीं चाहते हैं कि शिक्षा का और दिमाग का अधिक से अधिक कोई व्यक्ति ज़्यादा इस्तेमाल तालिबान में रहते हुए करे, क्योंकि तालिबानी सरकार के आने पर महिलाओं की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाया गया था और शिक्षा पर मुख्य रूप से प्रतिबंध रहता है। तो यह भी शतरंज भी एक दिमाग का खेल है, टैलेंट का खेल है, बुद्धि का खेल है, इसलिए इस पर विरोधियों का कहना है, आलोचकों का कहना है, इसलिए इस पर रोक लगाया गया है। जबकि इस अफगानिस्तान सरकार का कहना है, तालिबान सरकार का, कि ये इस्लाम में निषिद्ध है, इस्लाम में से हराम माना जाता है। ठीक है, अगली जो मैं लगातार प्रतिदिन एक समाचार देता रहता हूँ दिन प्रतिदिन का, वो लेटेस्ट रहता है। इजराइल का गाजा पट्टी पर हवाई हमला जारी है। प्रतिदिन हवाई हमले कर रहे हैं, 50 से 85, 90 लोग डेली मारे जा रहे हैं, उसमें महिलाएं और बच्चे बहुतायत है। 20 लाख लोग लगभग इस समय भुखमरी की कगार पर हैं और 14,000 शिशु, यानी कि नवजात शिशु या बहुत छोटे बच्चे भूख से मरने की कगार पर हैं। यूनाइटेड नेशन अपनी खास सामग्रियां भेज रहा है, लेकिन आप इजराइल की सेना वो खास सामग्री को अभी रास्ते में रोके हुए हैं। 95 से 100 ट्रक यूनाइटेड नेशन के पहुंच चुके हैं, लेकिन वो ज़रूरतमंद तक अभी पहुंचने में, बंटने में, उनको खास सामग्री मिलने में विलम्ब हो रहा है। विभिन्न देश, फ्रांस है, UAE है, इंग्लैंड है, ये सभी देश कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं इजराइल पर कि गाजा पट्टी में जो आम आदमी हैं उनको, जो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, मानवता का जो सिद्धांत है, मानवीय दृष्टिकोण से उन तक ये खाद्य सामग्री पहुंचनी चाहिए। इजराइल कहना है कि इस खाद्य सामग्री को हमास कब्जा में ले लेगा, क्योंकि हमास कब्जे में ले लेगा, अपने उपयोग में काम ले आएगा। और इजराइल की मंशा ये है कि हमास पर
इसी प्रकार के लगातार स्ट्राइक करके गाजा पट्टी क्षेत्र में कब्जा कर ले, क्योंकि हमास के पास भी खाद्य सामग्री की कमी है। गाजा पट्टी क्षेत्र में दुकानें बिल्कुल से खाली हो चुकी हैं, खाद्य सामग्री बिल्कुल से समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इस युद्ध में लगभग 20 माह से युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर को आक्रमण किया था हमास ने, 8 अक्टूबर को आक्रमण किया आपका इजराइल ने, जिसमें लगभग अब तक 61,700 लोग मारे जा चुके हैं। ठीक, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, भारत की विदेश नीति का एक आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जो नीति बनाई है उसको हमेशा याद रखिएगा, वो है न्यू नॉर्मल रिस्पॉन्स। एक नया शब्द दिया गया है। वैसे ये शब्द उरी और बालाकोट स्ट्राइक के समय भी दिया गया था, लेकिन ये अब बहुत अधिक मात्रा में चर्चित है। वो है आपका न्यू नॉर्मल रिस्पॉन्स। न्यू नॉर्मल रिस्पॉन्स का मतलब है प्री एम्पेटिक स्ट्राइक। पहला इसका सिद्धांत है कि अब भारत यदि देश किसी भी जगह पर, चाहे वो जगह हिंदुस्तान में हो या किसी पड़ोसी देश में हो, यदि उन्हें लगता है कि भारत के विरुद्ध कोई आतंकवादी संगठन या आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला कोई संगठन भारत में आतंकवादी घटना करने वाला है, भारत की एजेंसीज को इस प्रकार की सूचना मिलती है, तो भारत अब उनके आक्रमण का इंतजार नहीं करेगा, डिफेंस नहीं करेगा, बल्कि प्री एम्प्टिव, पूर्व निवारक प्री एम्प्टिक स्ट्राइक कर देगा। यानी कि खतरे की आशंका को भांपकर भारत उन आतंकवादियों को, आतंकवादी आश्रय स्थलों को, आतंकवादियों के आश्रयदाताओं पर आक्रमण करेगा, स्ट्राइक करेगा। ये भारत की न्यू नॉर्मल नीति है। पहले भारत संयम निभाता था और ये देखता था कि आतंकवादी जब आक्रमण करेंगे तब हम उसका जवाब देंगे। अब भारत ने अपनी नीति बदल दिया। अब आक्रमण करने से पहले आक्रमण की आशंका होने पर आतंकवादियों पर हमला होगा। अगला, आतंकी एवं उसके संरक्षक में अब कोई अंतर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, शरण दे रहा है, तो उस राष्ट्र को भी आतंकवादी ही माना जाएगा और उस राष्ट्र के उस जगह पर आतंकवादी के ठिकानों को पर आक्रमण किया जाएगा। ठीक, कूटनीतिक आक्रमण भारत की न्यू नॉर्मल नीति में, कूटनीतिक आक्रमण में यह है कि जगह जगह पर जाकर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ऐसे आतंकवादी राष्ट्रों का खुलासा किया जाएगा। साइबर और सूचना युद्ध, साइबर सूचना युद्ध कहता है कि हम अपने विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिनिधि मंडल भेजकर पाकिस्तान या आतंकवादी राष्ट्र के कारनामों को हम खुलासा करेंगे और ये बताएंगे कि ये किस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, साक्ष्य उनको उपलब्ध कराएंगे और ये सिद्ध करेंगे कि ये आतंकवाद के पनाह घर हैं, ये दुष्ट राष्ट्र हैं। ठीक है, और इनके साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। तो इस प्रकार का साइबर एवं सूचना युद्ध आतंकवादी राष्ट्रों के साथ किया जाएगा। इसी उद्देश्य से आपने अभी सुना होगा कि लगभग 7 प्रतिनिधिमंडल विभिन्न दलों के से सदस्यों को मिलाकर 7 प्रतिनिधिमंडल विश्व के 32 देशों में भेजे जा रहे हैं। इसमें 51 से 58 सदस्य शामिल हैं। प्रत्येक दल में 7 से 8 सदस्य शामिल हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कौन कौन दल के कौन कौन उनके प्रतिनिधि अध्यक्षता कर रहे हैं। अगर मेरे वीडियो को कंटिन्यू आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि सामान्य अध्ययन करंट इवेंट में आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये कि मेंस की तैयारी के लिए आपका प्रत्येक टॉपिक पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे विदेश नीति हो, चाहे आपका करंट इवेंट्स हो, आपके आर्थिक नीति हो, आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो,
एक देश का दूसरे देश का संबंध हो, विभिन्न देशों के बीच में जो गृह युद्ध चल रहे हैं उनके बारे में भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अगर आप लगातार मेरे वीडियो को, करंट इवेंट की वीडियो को अगर देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे यूट्यूब में आप उसको लाइक कर दीजिए, जिससे कि ये अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। साथ ही साथ इसको जो भी मेरे अभ्यर्थी हैं या ऐसे अभ्यर्थी जो कि पीसीएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपलएससी, एसएससी, बैंकिंग या जिस भी कॉम्पिटिटिव पेपर में सामान्य अध्ययन आता है, जीके आता है, तो उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।